हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था फ्लूइड मीन्स क्या है, उसके आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, प्रेशर मीन्स क्या है और एक एग्जांपल देखा था। तो वो वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको वॉच कर सकते हो। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट ये लेसन का। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर गेज और एब्सोल्यूट प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके बाद में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अभी अपने पहले टॉपिक से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए अब ये 7-8 पॉइंट्स है यहाँ पे। तो जो आप कभी एक्सरसाइज देखोगे आपकी, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो लेसन में का है नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो इसलिए एग्ज़ाम में कोई भी लेसन में का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ईच एंड एवरी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। मैं भी आपका ईच एंड एवरी टॉपिक ले रही हूँ, विदाउट कुछ भी लीव कर नहीं रही हूँ। हर एक लाइन बाय लाइन आपका सब कवर अप कर रही हूँ। तो आप भी कृपया उसको पूरा लर्न और राइट करिएगा, क्योंकि आप HSC में हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही क्वेश्चन आते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आता है कि मैडम प्लीज़ एक्सरसाइज ही सॉल्व करके दो। ऐसा नहीं है, लेसन अगर आपने समझ में नहीं लिया तो आप एक्सरसाइज करके कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, और उतने ही लिमिटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले आने वाले नहीं हैं। बीच में लेसन के बीच वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हर एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पहले देखना है एटमॉस्फियर। अर्थ का जो एटमॉस्फियर है, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड से बना हुआ है, और मेनली उसमें क्या है, फ्लूइड में है एयर। ठीक है, तो अगर ये एयर क्या करती है, इट एक्सर्ट द डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि एयर को क्या है, वेट है। ठीक है, ये जो प्रेशर है, ड्यू टू दिस फोर्स इट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, समझ में आया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ एयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। तो एयर जो है, इट एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स। एयर क्या एक्सर्ट कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एयर को क्या है, वेट है। ओके, तो ये जो प्रेशर है, ये फोर्स की वजह से, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P = F/A। तो एयर जो अपने एरिया पे, अर्थ के एरिया पे फोर्स एक्सर्ट करिए, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करिए, यानी ये डाउनवर्ड फोर्स यानी क्या है, दिस इज़ नोन एज प्रेशर। तो इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, और तो मैं रीड करती हूँ। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ फ्लूइड, नेमली एयर। इट एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर किससे बना है, फ्लूइड से बना है। मेन क्या है उसमें, एयर है, वाटर वेपर्स वगैरह, डस्ट पार्टिकल सभी है, बट मेन उसमें क्या है, एयर है। ठीक है, इट एक्सर्ट्स क्या करता है, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि एयर को क्या है, वेट है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है इट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है फिर, डेफिनेशन ऐसी है कि अब ये जो तैयार हो गया है, ये जो एयर है अराउंड द अर्थ और ऑन द अर्थ, तो वहाँ से लेकर जो एटमॉस्फेयर के टॉप पोजीशन पे तक आप अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे, तो इसको क्या बोलते हैं, यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहाँ से, तो वेट ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, यानी अर्थ के पॉइंट कौन सा, अर्थ सरफेस से लेकर दैट पॉइंट कहाँ तक, अराउंड द टॉप ऑफ द एटमॉस्फियर। कहाँ तक, टॉप ऑफ द एटमॉस्फियर तक जो प्रेशर है उसको ही क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
समझ में आया कि अर्थ में क्या है, अर्थ पर क्या है, प्रेशर एटमॉस्फेयर है, सॉरी अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो उसका ही यानी अर्थ सरफेस से ही लेकर जो उसका वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर, वहाँ से पकड़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, कहाँ तक के, एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी अप टू द टॉप तक जो है, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कहाँ से, फ्रॉम अर्थ सरफेस से लेकर टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए डेफिनेशन देखो क्या है, एट एनी पॉइंट, कहाँ से भी, कौन सा है पर पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट एनी पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज़ द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, जो पॉइंट से स्टार्ट किया है वो पॉइंट से, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट अराउंड एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के टॉप तक, ये इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा रहता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये ज़्यादा रहता है। सरफेस ऑफ द अर्थ यानी क्या है, अपने अर्थ का मैक्सिमम पोर्शन किससे कवर अप है, बाय द वाटर। ठीक है, तो यानी क्या है, एट सी लेवल, अगर सी लेवल जो है, सी यानी समुंदर, ठीक है, तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू एट द सी लेवल और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हो, और एट द सी लेवल। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज एट द सी लेवल। ओके, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ जाएंगे कि अब डिक्रीज कहाँ पे होता है, जैसे जैसे ऊपर ऊपर आप जाओगे, यानी हाईएस्ट कहाँ पे है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और सी लेवल पे। जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर सरफेस से, अर्थ के सरफेस पे से ऊपर ऊपर जाओगे, वैसे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाईएस्ट है, और जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसलिए वी से दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ एट द सी लेवल, एंड एज वी गो above, or as we go above the surface of the earth, then atmospheric pressure decreases। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है इट डिक्रीजेस, यानी कौन डिक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर, अबव हाइट ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव द सरफेस, ऐसा लिखना था, अबव द सरफेस। ठीक है, तो समझ में आया क्या, ये क्या है, तो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट डिक्रीजेस एज वी गो अबव द सरफेस एज द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव डिक्रीजेस, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव डिक्रीजेस। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर, तो एयर का जो कॉलम है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या, ऊपर ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मैंने जैसे बोला था कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हाईएस्ट रहती है, तो उसको ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल डेफिनेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है,
अब डेंसिटी की तरफ जाते हैं। डेंसिटी कैसी रहती है? तो जो डेंसिटी रहती है एटमॉस्फेयर की, वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर आप जाओगे, क्योंकि अर्थ सरफेस पे डेंसिटी ज़्यादा रहती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर सब रहता है, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ द एयर एट ऑन द अर्थ सरफेस इज़ मैक्सिमम। एंड एज वी गो टॉप जैसे हाइट, एज वी गो विथ हाइट और टॉप लेवल पे जाओगे, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, ये जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे सरफेस पे डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, देखो सरफेस और सरफेस पे डेंसिटी की वैल्यू कैसी रहेगी, इट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे एट हाइट, सम हाइट ऊपर गए, ये क्या होती जाएगी, मिनिमम होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसलिए यहाँ पे 6 पॉइंट पे लिखा है द डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी देखो, डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। एयर की डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, किसकी वजह से, विथ इंक्रीज इन हाइट। एंड बहुत ऊपर गए तो इट बिकम्स निग्लिजिबल बियॉन्ड अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर। ठीक है, और निग्लिजिबल यानी नियर अबाउट ज़ीरो कब रहती है, एट हाइट अबाउट, जैसे बियॉन्ड द हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के बियॉन्ड ये डेंसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो, निग्लिजिबल रहेगी। ठीक है, ज़ीरो नहीं बोल सकते, नियरली निग्लिजिबल बोलेंगे उसको, निग्लिजिबल रहेगी। सो दैट द हाइट ऑफ एयर प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल कैन बी टेकन टू बी 8 किलोमीटर। इसीलिए जो एयर कॉलम कंसिडर किया है, जो प्रोड्यूस करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पे, सी लेवल पे, तो वो क्या लिया है फिर इसको 8 किलोमीटर लिया है। इसलिए क्योंकि क्या है कि डेंसिटी ऑफ एयर बियॉन्ड अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर ये कैसी रहती है, निग्लिजिबल रहती है। 8 किलोमीटर के बियॉन्ड डेंसिटी ऑफ एयर कैसी रहती है, इट इज़ निग्लिजिबल रहती है। सो atmospheric pressure at a sea level can be taken to be 8 किलोमीटर। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल का कितना लेते हैं, 8 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ एयर निग्लिजिबल रहती है बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सी लेवल कैन बी टेकन टू बी 8 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब एक ऐसा रीजन जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो गैस प्रेशर है, इट इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट रीजन इज़ नोन एज वैक्यूम। वो देखेंगे वैक्यूम यानी क्या। तो 7 नंबर का पॉइंट देखो, द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसमें का। द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड वैक्यूम। ठीक है, क्या है, कौन सा रीजन, जहाँ पे गैस प्रेशर जो है वो कम है, कहाँ से, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इट इज़ नोन एज वैक्यूम, उसको बोलेंगे वैक्यूम। ओके, समझ में आया 7 नंबर का पॉइंट्स। वैक्यूम यानी क्या, इसमें 3 डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, यानी पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 5 इसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसकी डेफिनेशन। और पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे आपको वैक्यूम की है, और पॉइंट नंबर 8 में परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम की डेफिनेशन है। तो ये 4 डेफिनेशन ये इसमें याद रखना है। और डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ रहती है, मिनिमम कहाँ रहती है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट कहाँ रहता है, लोएस्ट कहाँ रहता है, ये ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या लिखा है, ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि पहले तो डेफिनेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहता है, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो वो याद रखना है। देन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या,
तो वो याद रखना है। डेंसिटी ऑफ एयर कहाँ पे कम रहती है, कहाँ पे ज़्यादा रहती है, ये याद रखना है। कितनी सी लेवल पे, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, 8 किलोमीटर, ये याद रखना है। और वैक्यूम यानी क्या, और परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम यानी क्या, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप इजीली इसको रिकॉल करोगे अगर आप सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखोगे कि क्या क्या याद रखना है, कि डेफिनेशन इसकी याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ है। तो ये अगर ऐसा आप रिकॉलिंग करोगे तो लर्न करने में बहुत इजी जाएगा, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो वैक्यूम यानी क्या, 7 पॉइंट पे देखेंगे। द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। गैस प्रेशर कैसा है, लेस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इट इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम। 8 नंबर का पॉइंट देखो, अब परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम यानी क्या है। अगर जहाँ पे एटम ही नहीं है या मॉलिक्यूल्स भी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम, यानी मैटर ही नहीं है। ठीक है, तो वो रीजन को क्या बोलेंगे, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो यहाँ पे लिखा है वे नो मैटर, मैटर ही नहीं है, मैटर नहीं है यानी क्या है, नो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो आर प्रेजेंट, देन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम। उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स आपको समझ में आए तो आप क्या करेगा, अब इसको इसलिए मैंने सब लिख के दिया है कि आपको अगर लेसन के बीच में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आपको वो लिखते आना चाहिए। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके हैंडराइटिंग में इसको उतार दो। ठीक है, ओके, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लर्न हो जाएगा, कैसा कैसा लिखना आपको समझ में आएगा। सिंपल अगर 3 मार्क्स के लिए 3 डेफिनेशंस अगर पूछे गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम, तो आपको लिखते आने चाहिए, इसलिए मैंने ये स्किप नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा मेरा वीडियो या मेरा पढ़ाना, पर मैं ईच एंड एवरी पॉइंट कवर अप कर रही हूँ उसमें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं, जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है 4 मार्क्स वाला। इसमें मैंने क्या करा है कि 4 पार्ट्स उसके किए हैं। हो सकता है 2 मार्क्स के लिए आपको एक एक पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वही एक पार्ट अगर आपको पूछा गया तो आप वो एक्सप्रेशन वही पार्ट लिख सकते हो, या आपको पूरा पार्ट अगर पूछा गया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, तो आप ये पूरा पार्ट 4 मार्क्स के लिए फुल पार्ट आ सकता है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, नहीं तो सेपरेट करेंगे तो भी चलेगा, आपको लर्न करने में भी इजी जाएगा। इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन के 4 पार्ट्स बनाए हैं। ये एक्सप्रेशन आपको एक्सरसाइज में नहीं दिखाई देगा, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, यानी ये एक्सप्रेशन छोड़ दो ऐसा नहीं है, हो सकता है इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको अब मैं सॉल्व करके देती हूँ, इसलिए ये लिख के नहीं रखा है क्योंकि आपके साथ मैं सॉल्व करूँगी, आप भी मेरे साथ साथ लिखो, यानी आपका भी हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऐसे पढ़ के आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ क्या है। तो ठीक है, तो देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर क्या है। तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर रहता है। इनसाइड द लिक्विड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेशर, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, ये निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो देखो फिगर की तरफ ध्यान दीजिए, ये क्या है, दिस इज़ नोन एज कंटेनर, ये है कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर आप कुछ भी ले सकते हो, एक आधा वेसल वगैरह, ठीक है, कंसिडर कर सकते हो, दिस इज़ द वेसल। और एक टैंक कंसिडर करो, आपके बुक में टैंक दिया है, तो लेट अस कंसिडर अ टैंक, टैंक कंसिडर कर सकते हो, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, फिर किससे भरा है, फिल्ड विथ वाटर। ओके, कंसिडर टैंक फिल्ड विथ वाटर। देन क्या है, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये जो है दिस इज़ नोन एज इमेजिनरी सिलेंडर। कंसिडर करना है, इमेजिन करना है, तो यहाँ पे मैं इसलिए लिखती हूँ कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे भी कंसिडर करके आप लिख सकते हो,
कंसिडर यानी आपकी नोट्स बनती जा रही है, नोट्स सेपरेटली प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इमेजिनरी सिलेंडर, कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड। ओके, तो उसका एरिया जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेस, ठीक है। तो ये क्या है, सपोज ए क्या है, इट इज़ एरिया, एरिया। तो इसको क्या एट द बेस, ठीक है, बेस एरिया भी बोल सकते हो शॉर्टली, बेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ x1, सेकंड वन इज़ x2, ठीक है। x1 और x2 की जो डिस्टेंस है, सपोज इट इज़ h, तो x1 कैसा है, x1 इज़ अ टॉप पोजिशन, x2 इज़ द बॉटम पोजिशन, लोएस्ट पोजिशन। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ से, ये सपोज दिस इज़ फ्रॉम ये सरफेस से x2 यहाँ तक है और x1 कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, x1। तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इट इज़ द हाइट की वैल्यू है, ठीक है। हाइट अब कैसा लेना है हाइट की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू, अब समझ में आया ना, x2 कहाँ से है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर से लेकर x2 वहाँ तक है, ठीक है, वो डिस्टेंस, और बॉटम से लेकर यानी कंटेनर के बॉटम से लेकर x1 तक, ये जो है डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस, इट इज़ द हाइट। तो हाइट कैसे लेनी है, इसलिए x1 टॉप पे है, ग्रेटर है, इसलिए x1 को पहले लिखना चाहिए, x1 माइनस x2, ठीक है। अब हाइट यानी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है कि x1 कैसा है, x1 इज़ ग्रेटर देन x2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको F1 F2 डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। तो आपको कितने फोर्सेस एक्टिंग हो रहे हैं, और mg भी दिखाई दे रहा है, ये F1 है, F2 है और mg भी है, यानी 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, और कैसे फोर्सेस दिख रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस है, तो यहाँ पे इसलिए मैं लिखती हूँ द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, कितने हैं वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, फर्स्ट वन कौन सा है, फोर्स F1, ठीक है, फोर्स F1 पहला फोर्स है, ठीक है। कैसा एक्ट हो रहा है, आप डायग्राम में देखिए, इट इज़ एक्ट्स डाउनवर्ड, फोर्स F1 कैसा एक्ट हो रहा है, एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन कहाँ से, एट द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एक्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस, फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है। एंड किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर, ठीक है। तो वाटर कॉलम जो की वजह से ये जो उसका फोर्स है वो कैसा एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको याद कर रखना है F1 कैसा फोर्स है, एक्ट्स डाउनवर्ड, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ओके। अब सेकंड फोर्स देखेंगे, सेकंड फोर्स क्या है, फोर्स F2, सेकंड फोर्स है फोर्स F2, कैसा एक्ट हो रहा है, देखो एरो जो है F2 को, तो इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, एरो कैसा दिखाई दे रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो फोर्स F2 कैसा है, एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन, कैसा एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ से, एट द बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर, F1 कैसा था, फ्रॉम द टॉप बोल रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ सिलेंडर, ओके, ये समझ में आया। तो ये सब बेसिक चीज़ें ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। F1 कैसा फोर्स था, डाउनवर्ड फोर्स था, कहाँ से एक्ट हो रहा है, टॉप सरफेस से सिलेंडर के, ठीक है। F2 कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ का फोर्स है, एक्ट्स
अपवर्ड डायरेक्शन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब थर्ड फोर्स जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट फोर्स इज mg। mg यानी क्या है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो थर्ड फोर्स क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। आप मेरे साथ साथ लिखो, ये आपका भी हो जाएगा फोर्स। अब कहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑन वाटर पे है, ऑन वाटर, वाटर के है, और वाटर कहाँ इनक्लोज किया है, इनक्लोज इन द सिलेंडर, इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। आप इतना अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा आपने ये तो भी चलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वाटर mg, इतना लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वाटर mg, इतना लिखा तो भी चलेगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर एनक्लोज इन द सिलेंडर इज, कितना है ये फोर्स, mg है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसमें m क्या है, m इज द मास ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, मास ऑफ वाटर, सिलेंडर में जितना वाटर है उतना ही, उतने का। ठीक है, m इज मास ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है F1 और mg बोथ आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, F2 क्या है, इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिखाई दे रहा है आपको F1 और mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी F1 और mg बैलेंस कर रहे हैं F2 को। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोल सकते हो कि फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस, देयरफॉर फोर्सेस यानी F2 को कौन बैलेंस कर रहा है, टुगेदर F1 और mg दोनों मिलके बैलेंस कर रहे हैं। F2 कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों डाउनवर्ड वाले कौन से हैं, F1 और mg। तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्सेस ऑन सिलेंडर आर बैलेंस, फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर कैसे हो रहे हैं, वो बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो F2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, बोथ फोर्सेस F1 और mg। ठीक है, यानी F1 प्लस mg मिलकर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कौन सा फोर्स है, इट इज़ इक्वल टू F2 ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। और क्या बोला है हमने कि बैलेंस, फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस, ऐसा बोला है ना। तो समझ में आया, तो इसलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो, तो फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, F2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ फोर्स F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg आएगा। ठीक है, समझ में आया, दो फोर्सेस F1 प्लस mg डाउनवर्ड था एंड F2 कैसा था, अपवर्ड था। ठीक है, अब सपोज करो इफ़ P1 एंड P2 ये दो फोर्सेस है, सॉरी प्रेशर्स है, दीज आर द टू फोर्सेस आर प्रेशर्स, दीज आर द टू प्रेशर्स, फोर्सेस नहीं, दीज आर द टू प्रेशर्स। अब P1 कैसा है, एट टॉप पे है, सपोज एट टॉप, और P2 कैसा है, एंड बॉटम पे है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम पे है, P2 है बॉटम की तरफ। ठीक है, बॉटम सरफेसेस ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली समझ में आया। P1 कहाँ पे है, प्रेशर एट टॉप, P2 प्रेशर एट बॉटम। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हो, तो ये ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो अब आपको मालूम है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू, यहाँ पे बाजू में लिखती हूँ, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू P इंटू A, F इज इक्वल टू PA, है ना। ये बाजू में रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखती हूँ, P इज इक्वल टू F अपॉन A, देयरफॉर F इज इक्वल टू PA, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया।
अब उसके बाद में F1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P लिखेंगे फिर। तो F1 कैसा होगा, F1 इज इक्वल टू P1A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, ठीक है। एंड F2 की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ P2, ओके। F2 की वैल्यू लिखेंगे F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A, ओके। दिस आर द इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को ही अपने को 1 में सब्सटीट्यूट करना है F2 और F1 के जगह, ठीक है। पर इसके पहले आपको मालूम है कि मास जो है, मास और डेंसिटी का में क्या रिलेशन है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में m भी है, उसको भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, देयरफॉर वॉल्यूम कितना है, सपोज इट इज़ v एंड डेंसिटी इज़ रो, तो m इज इक्वल टू v इंटू रो, ये सब्सटीट्यूट आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या सपोज दिस इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन ये जो है रो इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम को भी चेंज करना है अपने को। वॉल्यूम यानी क्या है, एरिया इनटू हाइट। तो एरिया क्या होगा, तो ये रो को मैं पहले लिख लेती हूँ। वॉल्यूम यानी क्या है, यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। तो एरिया और हाइट की वैल्यू क्या है, x1 माइनस x2, हाइट यानी h, ठीक है, ये देखा था हमने। तो रो इंटू अब क्या आएगा, एरिया इंटू x1 माइनस x2, h ये v की जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू x1 माइनस x2। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 2 की जो F1, F2 और m तीनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या होगा, F2 की वैल्यू क्या है, P2A इज इक्वल टू F1 की वैल्यू P1A प्लस M की वैल्यू है रो A x1 माइनस x2। इस पे से A कॉमन निकालेंगे, A इंटू ब्रैकेट क्या मिलता है, P1 प्लस रो P1 इंटू, ये देखो आप, और यहाँ पे G बाकी रह गया ना, ये mg था, ठीक है। तो यहाँ पे mg लिखना बाकी है, हाँ। तो अब क्या आ गया P1 प्लस रो, A तो कॉमन निकाला है, तो ये G को यहाँ पे लेते हैं x1 माइनस x2, ऐसा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो ये हो गया P2A, A कैंसिल हो गया, तो वी गेट, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखती हूँ P2, ये साइड P2 इज इक्वल टू, नहीं ये P2 इज इक्वल टू क्या मिलता है, P1 प्लस रो इंटू G x1 माइनस x2, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। ये क्या है, दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ओके, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, ओके। समझ में आया, प्रेशर इनसाइड लिक्विड कैसा निकालेंगे, F1 F2 कैसे थे, F1 और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, F2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसलिए F2 को बैलेंस कर रहे हैं F1 प्लस mg, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गया। P1 P2 आर द प्रेशर एट टॉप एंड बॉटम, तो इन टर्म्स ऑफ F1 F2 P1 के इन टर्म्स ऑफ लिख लिए, F1 इज इक्वल टू P1A, F2 इज इक्वल टू P2A, ठीक है। मास कैसा रहता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V इंटू रो, ठीक है। तो अपना वॉल्यूम कैसा रहता है, एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू x1 माइनस x2, हाइट कितनी थी, x1 माइनस x2, ठीक है। तो सबको मास F1 और F2 को ऐड करते हैं, F2 ये इक्वेशन नंबर 1 में वो किया, और उसके बाद में वी गेट P2 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या मिला है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू G इंटू x1 माइनस x2,
ठीक है, ये इक्वेशन क्या देता है, दिस इक्वेशन गिव्स प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एंड ऑल्सो ये दिस इक्वेशन गिव्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये और क्या देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देता है। ठीक है, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके हैंडराइटिंग में उतारो, यही नोट्स है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में भी। ओके, तो ये जो सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए ये ब्रैकेट दिए है, अगर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट हमने निकाला है, अब सेकंड पार्ट निकालना है, क्या है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट क्या है, अब देखो फर्स्ट इसमें सिलेंडर कैसे था, इनसाइड द वाटर, अब थोड़ा थोड़ा ये सिलेंडर ऊपर ऊपर करते हैं। सेकंड पार्ट में ये थोड़ा सा सरफेस पे आ जाएगा और थर्ड पार्ट में ये सरफेस के ऊपर रहेगा। ऐसे 3 पार्ट हमने देखना है। तो देखो ये सेकंड पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि टू फाइंड, क्या निकालना है अपने को, कि टू फाइंड द प्रेशर P एट अ डेप्थ H। ठीक है, प्रेशर P निकालना है एट अ डेप्थ H बिलो द लिक्विड सरफेस। अब ये सिलेंडर सपोज किया है सरफेस के थोड़ा H पोजीशन पे, सरफेस से लग के है और अंदर कितना गया उसका पार्ट H, इतनी डेप्थ में गया है। तो व्हाट इज़ द प्रेशर, अब इसकी सिचुएशन आपको समझ में आई होगी। पहले सिलेंडर कैसा था अपना, देखो पहले केस में पूरा इमर्स था, पूरा डूबा हुआ था। ठीक है, अब दूसरे केस में सिचुएशन में कैसा है कि उसका कुछ पार्ट यानी वो लग के है सरफेस से और उसका बाकी पार्ट अंदर गया है, तो उसको बोलते हैं डेप्थ H। कितना अंदर गया, H डेप्थ पे से। ठीक है, तो ये पार्ट का निकालेंगे अभी क्या प्रेशर रहेगा। तो अब ये कैसा दिख रहा है कि लेट द टॉप ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर बी एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिखाई दे रहा है टॉप कैसा है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये लिखना पड़ता है, ये सब लिखना है आपको। लेट द टॉप ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर, मेरे साथ आप भी लिखो, यानी आपकी नोट्स तैयार हो जाती है। सिलेंडर ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। सिलेंडर बी एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे है। ठीक है, अब ये लेवल को क्या बोलेंगे, लेट दिस लेवल इज x1, लेट दिस लेवल, ये कितनी है, Bx1। ओके, अब x2 को कंसिडर करेंगे। x2 कैसा है, इट इज़ एट सम पॉइंट एट डेप्थ H बिलो द सरफेस। x2 कैसा दिखाई दे रहा है, बिलो H डेप्थ से, सरफेस से नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए लिखेंगे लेट x2 इज़ द सम पॉइंट, एक पॉइंट है, कहाँ है, एट डेप्थ H बिलो द सरफेस। ओके, एट डेप्थ H बिलो द सरफेस। ठीक है, अब इसमें क्या कंसिडर करेंगे, सपोज फिर से एक कंसिडर करेंगे, जैसे P1 P2 लिया था, अब कंसिडर करेंगे कि एट सरफेस सपोज द प्रेशर इज P0। ठीक है, P0 क्या है, इट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पे, एट सरफेस, एट सरफेस। अब सरफेस पे कौन सा पॉइंट है, x1 पॉइंट है सरफेस पे, आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम की तरफ देखो, सरफेस पे कौन सा पॉइंट है, x1 पॉइंट है, दैट इज़ एट x1। ठीक है, x1 पॉइंट पे प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ले रहे हैं, P0 ले रहे हैं। ठीक है, तो x1 सरफेस पे है, इसलिए आपको इसलिए देन लिखती हूँ, इसलिए x1 की वैल्यू क्या हो गई, सरफेस पे ही है ना, तो उसकी हाइट वगैरह कैसी है, 0 सरफेस से। ओके, हाइट है 0। अब अपने कैलकुलेशन लास्ट जो हमने डायग्राम देखी थी वहाँ से हाइट हमने मेजर किया था बॉटम से। ओके, अब यहाँ पे आपको हाइट मेजर करनी है फ्रॉम टॉप से हाइट यानी सरफेस से।
सरफेस पे ही x1 है, इसलिए x1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और x2 कहाँ पे है, फ्रॉम x1 से h डेप्थ तक है ना, सरफेस से h डेप्थ तक, यानी नीचे की तरफ जाना है आपको ना, फ्रॉम टॉप से, यहाँ से हाइट मेजर करेंगे अभी। तो इसीलिए अब x2 की वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे माइनस लेना है, माइनस h। समझ में आया, फ्रॉम टॉप सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन तक x2 है, ऐसा लेना है। तो h की वैल्यू कैसी आती है, माइनस h आ जाएगा। अब पहला P1 था प्रेशर, अब उसको क्या बना दिया हमने, P1 था x1 का प्रेशर, अब इसको बना दिया है P1 इज इक्वल टू P0 बना दिया है, ठीक है। और P2 का प्रेशर था, P2 x2 का प्रेशर था, लास्ट इक्वेशन में P2 किसका प्रेशर था, x2 का, तो अब इसको बना देंगे P2 इज इक्वल टू P, ठीक है। तो ये सबको पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे सबकी वैल्यूज़। क्या है, इक्वेशन 3 कौन सा था वो भी लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 को लिखती हूँ, यानी आपको समझ में आएगा कि इट इज़ था P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू जी x1 माइनस x2, ये था अपना इक्वेशन नंबर 3। इसमें सब्सटीट्यूट करो, P2 की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट होगी, P, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू P1 की वैल्यू है P0 प्लस रो जी, वैसे के वैसे ही रहेंगे रो जी। x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 इज 0 और x2 की वैल्यू माइनस h, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस h आ जाएगा। सो वी गेट P इज इक्वल टू, आपको क्या मिलता है, P इक्वल टू P0 प्लस h रो जी, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिलेगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस h रो जी। दिस इक्वेशन गिव्स टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर P एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है कि दिस इक्वेशन क्या देता है, गिव्स टोटल प्रेशर, ये देगा आपको टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर, और इसको ही क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर बोलो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर P एट अ डेप्थ, डेप्थ कितनी है, एट अ डेप्थ h, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके। समझ में आया ये क्या किया है। तो कहाँ से मेजर करना है अपने को, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड से, इसलिए h की वैल्यू निगेटिव है, इसको भूलना नहीं है, इसलिए x2 कैसा बन जाता है, h माइनस h हो गया, x2 कितने अंतर पे है, माइनस h अंतर पे, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यूज़, और x1 की वैल्यू 0 है क्योंकि x1 कहाँ पे है, ऑन द सरफेस है, ठीक है। तो इसलिए अपना इक्वेशन 3 जो था, ये इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ये कैसा बन गया, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके P इज इक्वल टू P0 प्लस h रो जी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या देता है, टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर P एट अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही अपनी नोट्स है, ठीक है, ओके। तो अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं कि थर्ड पार्ट में आप देखोगे कि ये जो टोटल प्रेशर है एट द डेप्थ h, ये कैसा रहता है, इट इज़ द सम ऑफ, कैसा दिख रहा है आपको, ये टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P0 क्या है, इट इज़ द एब्सोल्यूट, इट इज़ द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, है ना। P0 किसका था, x1 का, x1 कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो P0 क्या बोलेंगे, इट इज़ द प्रेशर, P0 कैसा प्रेशर है, P0 इज़ द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और h रो जी कैसा दिख रहा है, h रो जी क्या है, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ h, क्योंकि प्रेशर का हमने फॉर्मूला पहले ही अपना डेरिवेशन निकाला है, P इज इक्वल टू h रो जी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड एट डेप्थ h,
ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या मिल गया है, टोटल प्रेशर। ये दोनों की सम P0 और HROG की सम मिलके अपने को मिलता है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर समझ में आया। तो इसको ही आगे की स्लाइड में देखेंगे कि टू फाइंड द गेज प्रेशर। अब ये इस पर से ही गेज प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिर से टोटल प्रेशर कैसा था। टोटल प्रेशर कैसा था। प्रेशर P इज इक्वल टू P0 अभी निकाला, ये वही इक्वेशन है, HROG ऐसा था। यानी इट इज़ द सम ऑफ टोटल प्रेशर P, ये टोटल P इज सम ऑफ किसकी, P0 की भी सम है। P0 क्या है, द प्रेशर, ये सब लिखना चाहिए, इसको स्किप मत करिएगा। द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फियर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फियर which acts on the surface of the liquid, on the surface of liquid। ठीक है, और सेकंड ये फर्स्ट था। सेकंड HROG यानी क्या है, इट इज़ द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट हाइट h। ठीक है, एट हाइट h। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसके वजह से वो प्रेशर है। तो अब यही इक्वेशन को रीअरेंज अगर आप करते हो, P और P0 को अगर ये साइड शिफ्ट करते हो, P माइनस P0 इज इक्वल टू HROG। तो ये जो डिफरेंस है इट इज़ नोन एज गेज प्रेशर। ठीक है, तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, दैट इज़, ये अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे देयरफॉर करके लिखना है, डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है, एब्सोल्यूट प्रेशर। P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और P0 क्या है वो लिखना है, प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर is called gauge pressure। गेज प्रेशर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गेज प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, गेज प्रेशर यहाँ पे मैं लिखती हूँ, गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, P माइनस P0 इज इक्वल टू HROG। ये इसको याद रखो, ये फॉर्मूला को, गेज प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस P0 इज इक्वल टू HROG। डेफिनेशन लर्न करने की आवश्यकता नहीं, P माइनस P0 से ही आप लिख सकते हो कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स, अब समझ में आया कि दिस इक्वेशन गिव्स द गेज प्रेशर। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इसको बोलेंगे स्टार इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल टू लेवल्स अबाउट द लिक्विड सरफेस एंड इट गिव्स द प्रेशर एट अ गिवन हाइट अबाउट अ लिक्विड सरफेस इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। समझ में आया कि ये क्या है, ये प्रेशर देता है कहाँ पे, एट अ गिवन हाइट above the liquid surface in terms of the atmospheric pressure P0। ठीक है, समझ में आया। टू फाइंड द गेज प्रेशर, ये पार्ट समझ में आया क्या, सिर्फ क्या किया है, जो इक्वेशन मिला था टोटल प्रेशर का उसमें ही P0 की टर्म शिफ्ट कर दी है। ओके, और गेज प्रेशर क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये याद रखना है, गेज प्रेशर की डेफिनेशन है ये।
it is the difference between the absolute pressure and atmospheric pressure. Gauge pressure is the difference between the absolute pressure and atmospheric pressure. Okay, अब फोर्थ अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस d अबाव द लिक्विड सरफेस. अबाव कैसा होगा देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अब फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं. हाँ, अब आपको ये सिलेंडर कैसा दिखाई दे रहा है अबाव द सरफेस. पहले एकदम इनसाइड था, इमर्स था. अब दूसरे बार उसका एक सरफेस पे था, एक भाग उसका सरफेस पे था. अब कैसा दिखाई दे रहा है, सिलेंडर सरफेस के अबाव है, ऊपर है. ठीक है, तो इसका निकालेंगे टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ डिस्टेंस डी डिस्टेंस से ऊपर है अबव द लिक्विड सरफेस. लिक्विड सरफेस से डी डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ये डी इज़ द डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है. कैसा डिस्टेंस है, तो बिटवीन द जो सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट एट विच द पॉइंट x1 इज़ देयर. ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, और तो यहाँ पे x1 कैसा दिखाई दे रहा है, x1 की वैल्यू कैसी आएगी, ऊपर है इन अपवर्ड डायरेक्शन पे टॉप सरफेस से. तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कैसी है, फ्रॉम फिगर डायरेक्टली लिख सकते हो आप. फ्रॉम फिगर x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 इज इक्वल टू क्या मिल रही है आपको d. ठीक है, अब ये P1 की वैल्यू यहाँ पे डायग्राम में दी है, तो P1 कैसा हो गया ऑन द ये जो एटमॉस्फेयर का था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना. तो P1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज़ इक्वल टू P. ठीक है, तो और x2 की वैल्यू कैसी होगी, x2 कहाँ पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड सरफेस पे है. तो x2 अब ज़ीरो हो जाएगा. सरफेस पे वैल्यू, सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो x2 कहाँ पे है, सरफेस पे ही है. तो x2 की वैल्यू ज़ीरो है. और P2 को क्या बोलेंगे, इसलिए x2 ज़ीरो है तो P2 को अब बोलेंगे P0. ठीक है, तो यहाँ पे आप रो की वैल्यू जो है, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ एयर, तो इसको सिर्फ नोट करेंगे रो एयर. ठीक है, तो अब अपना इक्वेशन कैसा बन जाएगा, इक्वेशन कौन सा, देयरफॉर इक्वेशन ये जो अपना 3 नंबर का था, दैट इज इक्वेशन P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू जी x1 माइनस x2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला था. देयरफॉर इक्वेशन 3 ऐसा लिखती हूँ, इट बिकम्स, यानी ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, मैंने फिर से लिख के दिया है. P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2 कैसे बनेगा, इसमें पुट करो आप सब वैल्यूज़. P2 की वैल्यू क्या है, P2 इज इक्वल टू P0. ठीक है, P0 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है, P है. ओके, P है, प्लस रो की वैल्यू कैसे लिखनी है, रो ऑफ एयर G. उसके बाद में x1 इज D, x1 की वैल्यू D आती है और x2 इज 0. ये ऐसा बन गया. अब इसको रीअरेंज करती हूँ, वी गेट PO इज इक्वल टू P प्लस रो ऑफ एयर इंटू GD. ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे P इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा लिखा P की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P की वैल्यू निकालनी है. तो वी गेट P इज इक्वल टू, अब P0 की तरफ इनको भेज दो, P0 ये क्या बन गया, माइनस, सिर्फ मैं इसको D रो ऑफ एयर इंटू G, ये मिल गया अपने को atmospheric pressure at distance d above the liquid surface. P is equal to P0 minus D into rho of air into G. सबकी वैल्यूज़ आप सबके इक्वेशंस आप लर्न कर लो, क्योंकि ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं. समझ में आया ना. थर्ड ये केस में हमने क्या देखा है कि सिलेंडर जो है वो अबव द लिक्विड सरफेस है एट डिस्टेंस D. ठीक है, तो x2 आ गया सरफेस पे, इसलिए x2 की वैल्यू 0 हो गई. x1 कैसा है, D डिस्टेंस पे है, इसलिए अबव द सरफेस है, इसलिए x1 की वैल्यू D हो गई. तो P1 जो है x1 का प्रेशर वो बन गया P, और P2 था x2 का प्रेशर वो बन गया P0, क्योंकि x2 0 है और रो को डिनोट करा है सिर्फ रो ऑफ एयर से. तो वी गेट P इज इक्वल टू P0 माइनस D रो ऑफ एयर इंटू G. दिस इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लिखना है आपको. दिस इक्वेशन गिव्स
दिस इक्वेशन गिव्स atmospheric pressure at distance d above the liquid surface, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये 4 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आज। ओके, समझ में आया होगा आपको। आप एक बार इसको राइट और रीड करिएगा, खुद सॉल्व करके देखिएगा। आपको बहुत इजी है, वैसे आपको समझ में आएंगे। 3 डायग्राम्स हमने देखे। एक में पूरा इमर्स था वाटर में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर वाटर में इमर्स था। दूसरे इसमें थोड़ा ऊपर हो गया है, नहीं सॉरी, यहाँ पे पूरा इमर्स था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यानी उसका एक पार्ट सरफेस को टच है, और यहाँ पे अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऐसा कंसिडर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इजी है, 2 मिनट का पार्ट है। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में 4 टाइप्स ऑफ वेसल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ABCD आर द 4 टाइप्स ऑफ वेसल हैविंग डिफरेंट शेप। इनके शेप कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? डिफरेंट शेप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे है? चारों वेसल इंटरकनेक्टेड है, एक में एक को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बेस पे आपको दिखाई दे रहा है कि चारों वेसल कनेक्ट करके दिए हैं। अब अगर लिक्विड को एक इसमें से अगर पोर कर दिया, हर एक ABCD से पोर कर दिया, तो आपको दिखाई देगा कि सबकी जो वाटर लेवल है यहाँ पे, या ये इसकी है, ये इसकी है, और ये इसकी, सबकी जो वाटर लेवल है इन ऑल द वेसल्स आर सेम। ठीक है, इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो यही देखना है हमको कि इफ़ वी पोर अ लिक्विड इन any one of the vessel, then level of the liquid in all vessels are same। दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, level of the vessel in all the level of the liquid in all the vessels are same। इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये किसके ऊपर, ये जो इसमें जो प्रेशर है, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। जो प्रेशर P है, ये डिपेंड है सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एंड P डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल। P डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ वेसल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप पढ़ते हैं कि देखो, कंसिडर इंटरकनेक्टेड वेसल एज शोन इन फिगर। यहाँ पे इंटरकनेक्टेड वेसल आपको दिखाई दे रहा है। व्हेन लिक्विड इज पोअर इन एनी वन ऑफ द वेसल, एक वेसल में अगर लिक्विड पोअर किया, द लेवल ऑफ द लिक्विड इन ऑल वेसल्स इज द सेम लेवल रहेगी हर एक वेसल में। तो इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए कि लिक्विड अगर एक इसमें से पोअर किया, तो लेवल ऑफ द लिक्विड इन ऑल वेसल्स इज सेम। इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रेशर है, ये लेवल क्यों सेम हो रही है? तो इसका कारण ऐसा है कि यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहा है कि प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे ये कैसा रहता है? प्रेशर सेम रहता है, सब इसमें प्रेशर सेम है इसलिए। एंड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सबकी हाइट सेम है, आप देखो सबकी हाइट सेम है, इसलिए यह 3rd पॉइंट लिखा है, द प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड। का प्रेशर किस पे डिपेंड है? ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबाउ इट। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड, किस पे नहीं डिपेंड है? नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल। शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इन ईच वेसल इज सेम। प्रेशर कैसा रहेगा? इसलिए प्रेशर सेम होने की वजह से वो लेवल भी सेम रहती है। ये रीज़न है लेवल सेम रहने के। 3, 4, 5 दीज आर द रीज़न वाई द लेवल इनसाइड द वेसल आर सेम is same। level inside the level of the liquid inside the vessel is same क्यों है? तो 3, 4, 5 are the reason। therefore the pressure of the liquid column in each vessel is same and the system को क्या बोलेंगे फिर? अगर सेम प्रेशर है तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
दिस मीन्स दैट लिक्विड इन वेसल सी डज नॉट राइज इनटू वेसल बी। अब C बड़ा दिख रहा है फिर भी उसमें राइज नहीं होगा, B से राइज नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या है, तो कि एक इसमें से वेसल अगर लिक्विड अगर पोअर किया तो लिक्विड लेवल कैसे दिख रही और चारों वेसल में वो सेम दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड रहता है, सिर्फ शेप ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, और प्रेशर कैसा है, सेम है, प्रेशर कैसा है, सेम है। तो इसलिए सिस्टम कैसी हो रही है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सेम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम यानी सेम पोजीशन पे है, सेम लेवल पे है। ठीक है, दिस मीन्स दैट अगर सी बड़ा भी दिख रहा है तो भी उसमें राइज नहीं होगी लेवल, वो सेम ही रहेगी बी एंड डी या एस जैसी ही। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अब आपको ये आपके बुक में भी आपको ये डायग्राम दिखाई देगी। अब ये वेसल है, ये पार्ट किया है वेसल के ए, बी और ए। तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दीज आर द फोर्सेस। ये एरो क्या है, दीज आर द फोर्सेस। अब फोर्सेस कौन दे रहा है, तो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। ये वॉल ऑफ द वेसल है, वेसल के वॉल पे कौन एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है क्या, नहीं है। ये दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्यों, क्योंकि फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द, आपको फोर्सेस जो दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है, द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, एट ईच पॉइंट, एवरी पॉइंट पे आपको ये फोर्सेस एक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, और वो भी कैसे है, दे आर परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, और दिस फोर्सेस कैसे है, ये फोर्सेस दे कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल फोर्स भी दिखाई दे रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, दो पार्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो वर्टिकल वाला जो है वो कैसा है, अपवर्ड पोजीशन पे। ठीक है, और अपवर्ड पोजीशन में है, और हॉरिजॉन्टल वाला कैसा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। ठीक है, तो वेट ऑफ द लिक्विड इन सेक्शन बी, ये बी सेक्शन में जो वेट है लिक्विड का ये बैलेंस नहीं रहता है। बैलेंस न होने की वजह से वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है प्रेशर एट द बेस पे। जो बेस दिखाई दे रहा है आपको, तो वो प्रेशर देता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देता है प्रेशर का एट बी, बेस पे। बी साइड देखो आप सिर्फ, बी इज़ इम्पोर्टेंट पोर्शन हियर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी को जो वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड, ये बैलेंस नहीं हो रहा है एट बी पोजीशन पे, और सब फोर्स, सब प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, बी पोजीशन पे, है ना। बी का काम क्या है, सिर्फ प्रेशर देना, कौन से, कहाँ पे, एट द बेस। सो दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट अ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इट इज़ नॉट अ पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सिर्फ बी के इसमें प्रेशर बी ही दे रहा है, कहाँ पे, एट द बॉटम पे बी ही प्रेशर दे रहा है। नेक्स्ट अपने पहले वाली इसमें आपने देखा था कि प्रेशर इज सेम, प्रेशर कहाँ है, कैसा है, सेम है। यहाँ पे सिर्फ बी जो पार्ट है वो ही कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रेशर को। सो इट इज़ नॉट अ पैराडॉक्स। समझ में आया कि फोर्सेस कैसे रहते हैं, फोर्सेस ये जो है लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्सेस ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, ये फोर्सेस कैसे है, दिस फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल एट ईच पॉइंट, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसा रहता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और वेट ऑफ द लिक्विड जो है सेक्शन बी में ये बैलेंस नहीं रहता है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स द प्रेशर एट द बेस। सो दिस इज़ नॉट द पैराडॉक्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट आ सकती है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे अपने टॉपिक ख़त्म होते हैं। ये एक एग्जाम्पल 2.2 ये
मेरे से छूट गया था वो एग्जाम्पल 2 मिनट का है, जो इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला P इज इक्वल टू एच रो जी। ये फॉर्मूला पे बेस एग्जाम्पल जैसे लिया था हमने एक एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये रहा था, ये इसको आज कंप्लीट करेंगे। अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो। ठीक है, तो 6 मीटर बिलो यानी ये क्या है, H है, H इज 6 मीटर, ओके, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर, स्विमर पे कितना प्रेशर रहेगा अगर वो 6 मीटर बिलो है वाटर के, तो क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। और डेंसिटी ऑफ वाटर दी है रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू दी है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है अपने प्रेशर के इक्वेशन में। P इज इक्वल टू एच रो जी रहता है, तो H की वैल्यू है 6, रो की वैल्यू है 1000 और जी की वैल्यू है 9.8, तो इसका आंसर आता है 5.88 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम्पल रह गया था, आपको लगेगा छोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये आज कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको समझ में आया ना, बहुत बड़ा वाला एक्सप्रेशन देखा था 4 पार्ट्स में, और उसके बाद में हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखा। तो आज के दिन अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइट करो इसको। तो यही जो दिख रहा है वही इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यही नोट्स है, नोट्स सेपरेट देने की आवश्यकता नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो, यही नोट्स है अपनी, और ये इसको ही अपने हैंडराइटिंग में राइट करो, यानी आपको वो लर्न हो जाएगा, लिखते लिखते अच्छे से आपके हाथ के नीचे से जाएगा, तो आपको रिकॉल करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पास्कल लॉ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।